नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम दो जगह की बात करेंगे, एक बिहार से, वैसे हम मध्य प्रदेश से भी कर सकते हैं जो चुनावों से जुड़ी हुई है, और दूसरा राजस्थान के राजधानी जयपुर में जिस तरीके से राजपूत करनी सेना या हम कहें कि जनरल वर्ग के लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया उसके बारे में। तो कई दिनों से हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हार नहीं सकती, ऐसा जो है वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। चुनाव में कभी जीत भी होती है, कभी हार भी होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात हम कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी गलतियां करती है। हां, यह अलग है कि विपक्षी पार्टियों की तरह वो गलतियों में सुधार भी करती है, उनसे सबक भी लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक गलती आज के संदर्भ में हम दोनों घटनाओं के साथ उसको जोड़कर देख सकते हैं, और यह एक ऐसा दंश है जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा के लिए डसेगा। जनवरी 2026 में यूजीसी की गाइडलाइन आई, और जब यह गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन को पढ़ने के बाद में जनवरी का आप जो है वो चेक कर सकते हैं, 17 जनवरी के बाद का मैंने भी जो है वो इसमें एक तरीके से जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं उनका समर्थन किया था, और खुलकर किया था। और जिस दिन मैंने ये किया था उसके पीछे के कारण क्या थे, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये यूजीसी की गाइडलाइन है क्या। तो यूजीसी की जो गाइडलाइन, नई जो गाइडलाइन आई है, उसका विवाद आपको यहां से समझ में आएगा कि उसको जो बनाने वाले लोग थे उसमें एक मेंबर है दिग्विजय सिंह। अब आप सोच सकते हैं कि यह कितनी सही और कितनी गलत हो सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह वही व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी थी उसको गढ़ने का मास्टरमाइंड। अब यूजीसी के उस गाइडलाइन में अगर उसका प्रभाव है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, उसमें दो जगह पर, एक इक्विटी स्कोर और एक जो था इक्विटी, आप एक तरीके से जो है वो सेंटर होगा। अब इसमें पहला विवाद का कारण यह था कि इसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल कर लिया और जनरल को बाहर रखा गया। अब सवाल यह उठता है कि ओबीसी को शामिल क्यों किया गया, और अगर ओबीसी को किया गया तो जनरल को क्यों नहीं किया गया। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो इसलिए इसको जो है वो भेदभावपूर्ण देखते हैं, और जहां तक मेरा मानना है ये बिल्कुल जायज है। आगे अगर इसको हम समझें, इसके अलावा आरोपों की बिना जांच हुए आरोपी को सख्त सजा देने का प्रावधान, और अगर ऐसा कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप सोचकर देखिए, आरोपों की जांच नहीं हुई और उससे पहले ही आरोपी को सख्त सजा दी जाए, उसको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाए, तो उसके भविष्य का क्या है। आपने उसके ऊपर टैग लगा दिया, आपने उसको गिरफ्तार करवा दिया, तो उसका भविष्य कहां तक है। अब इसके पीछे का तर्क देखिए, इसके पीछे का तर्क आपको ऐसे समझना पड़ेगा, जब दहेज का कानून बना और दहेज के कानून को सख्त किया गया। अब मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होते, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, लेकिन उन अत्याचारों की संख्या कितनी है। और जब सरकार ने, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने कानून को सख्त किया, तो भारत की जो जेलें हैं वो आधे से ज्यादा जो दहेज के केस थे उनके आरोपियों से भर गई। कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं, आरोपी को पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया। अब ऐसी स्थिति में सोचकर देखिएगा, एक लड़की जो ससुराल में जाती है, वो किसी से मोबाइल पर बात करती है, वो काम से जो है वो जी चुराती है, या किसी भी तरीके से अगर उसको रहना नहीं है ससुराल में, तो उसके पास जो है वो एक ही ऑप्शन बचता है कि ससुराल में सभी को, सास ससुर से लेकर देवर जेठ ननद तक जो है, दहेज का केस लगाओ और सबको जेल के अंदर भेज दो। तो इस कानून का दुरुपयोग होना शुरू हुआ, और रही सही कसर जो है वो वकीलों ने पूरी कर दी, क्योंकि वकील जो है वो उस केस को उलझाने में लग गए और झूठे परिवाद जो है वो दायर किए गए।
अगर किसी महिला ने यह केस किया तो उसकी जांच का विषय है या नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर यह मामला जो है वो झूठा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने आरोपी को पकड़कर उसके मां बाप को पकड़कर जेल में डाल दिया और 15 दिन या 20 दिन या 2 महीने बाद जमानत भी हो गई और बाद में पता चला कि यह मामला जो है वो झूठा था, लेकिन उस परिवार की इज्जत का क्या? इसलिए दूसरा जो केस बनता है वो आता है SC/ST एक्ट। मतलब अगर किसी को आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ अगर आपके फेवर में कोई बात नहीं बन रही है तो आप जो है वो SC/ST एक्ट में जाकर जो है वो एक केस दायर कर देंगे कि उस व्यक्ति ने मुझे जो है वो जाति सूचक शब्द से गाली दी। अब जाति सूचक शब्द गाली कैसे हुआ, पहले तो हमें यह सोचने की जरूरत है। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है तो फिर वो भी गाली है, राजपूत को राजपूत कहा जाता है वो भी गाली है। तो फिर आप देखिए कि SC/ST में जो जिस जाति से है, अगर मीणा को आप मीणा नहीं कहोगे तो आप उसको क्या कहोगे? तो सरकार ने कानून तो बनाए, लेकिन कानून जो है वो लागू कैसे होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसकी कमियां छोड़ दी गई और उसका फायदा जो है वो एक वर्ग विशेष के द्वारा उठाया जाने लगा और आज भी यही है। और दूसरा है आरक्षण। अब आरक्षण इसलिए है क्योंकि एक बच्चा आरक्षण की वजह से, फिर मैं कहूंगा क्योंकि यह मामला जो है वो जिस लड़के से जुड़ा हुआ है, रोहित वेमुला और दूसरा पायल तड़वी, यूजीसी गाइडलाइन में इन दोनों केस का हवाला दिया गया। रोहित वेमुला 2016 जनवरी का केस, और जिस तरीके से इस केस ने जो है वो पूरे देश में एक नई डिबेट, नई बहस जो है वो शुरू कर दी। आरोप यह था कि कुछ लोगों ने रोहित वेमुला को एक जिसको कहें कि जाति विशेष की वजह से परेशान करना शुरू किया। तो आत्महत्या करने का कारण क्या था कि जनरल वर्ग के या ओबीसी वर्ग के लड़कों ने उसको परेशान किया। लेकिन पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट यह थी कि रोहित वेमुला पहला तो वो दलित था ही नहीं, वो ओबीसी से आता था, लेकिन उसने राजस्व विभाग से धोखाधड़ी से फर्जी जो है वो प्रमाण पत्र जो है वो हासिल किया हुआ था। तो आरक्षण एक ऐसा कीड़ा है, इसके लिए लोग जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जहां उनको लगता है कि इसमें जो है वो मुझे आरक्षण का फायदा मिल सकता है, वो चेंज कर लेते हैं, और जब उनको लगता है कि अब इसका खुलासा होगा वो प्रेशर में आ जाते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण 40% वाला बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन तो हो गया, उसको कॉलेज भी जो है वो आवंटित हो गई, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनकी कट ऑफ ही 90 से ऊपर जाती है, 85 से ऊपर जाती है, वो उसके साथ जो सेमेस्टर के जो परीक्षा होगी उसमें मुकाबला कैसे करेगा? क्योंकि स्कूल के जो एग्जाम होते हैं 10th और 12th क्लास के, और कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं उसमें तो कोई आरक्षण नहीं मिलता। और जब ऐसी स्थिति बनती है, प्रेशर हैंडल नहीं होता, तो फिर इस तरीके के झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं और उसकी जांच करने वाला इस देश में कोई भी नहीं है। तो ब्राह्मण को, राजपूत को या किसी भी जनरल कैटेगरी के लोग को यह सोचना कि वो हमेशा जो है वो शोषण करते हैं, तो ये गलत है। शोषण जो है वो उनका भी हो सकता है, शोषण किसी का भी हो सकता है। और किसी की आप देखिए संदिग्ध परिस्थितियों में, किसी भी घर में आप देखिए किसी महिला की मौत हो जाती है तो सीधे उनके ससुराल वालों के ऊपर केस दायर हो जाता है। किसका केस होता है? दहेज का। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, चाहे वो मानसिक रोगी हो जो पहले से जो है वो डिप्रेशन में हो, कुछ जो है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा हो, बार बार जो है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं तो सीधे तौर पर आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके के वीडियोस वगैरह देखते हो तो आपको भी वैसे ही ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो यूजीसी गाइडलाइन का जो विवाद खड़ा हुआ वो रोहित वेमुला और पायल तड़वी दोनों ही केसों में ऐसे हुआ, और रोहित वेमुला का केस एक तरीके से जो है वो पूरे तरीके से फर्जी था। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को वोट चाहिए, सरकार जो है उसको अपना वोट बैंक चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हम लोग जो है वो मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए,
नहीं तो आप देखिए मेरी टाइमलाइन के ऊपर जाकर जनवरी का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके थंबनेल भी लगाया था कि धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी की सरकार पर, बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और उसके बाद में नीट का पेपर लीक वाला मामला, खैर वो एक अलग विषय था। लेकिन यूजीसी के लिए जो है वो, चाहे मैं ओबीसी से ही क्यों नहीं आता हूं, लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ जो है वो इसमें भेदभाव किया गया है, कहने से कोई परहेज नहीं है। क्योंकि आज जो है वो आरक्षण जीवी और इस तरीके की गाइडलाइन, चाहे वो SC ST एक्ट में जो है वो इस देश में आए दिन जो है वो तांडव होता है। जब आप जीत नहीं सकते सामने वाले से तो आप इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं और ये हथियार जो है वो आपके काम भी आता है। तो आज जयपुर में जो हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है। और इससे भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है वो सबसे ज्यादा नाराज है। क्यों नाराज है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, इस पर रोक जो है वो सरकार को लगानी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाने से जो है वो चूक गई। नतीजा जो है वो आपके सामने है। और इसी का असर है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बांकीपुर, जहां उन सीट के ऊपर 35 साल से दबदबा रहा हो, प्रशांत किशोर ने एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को डेंट कर दिया। क्यों किया? यूजीसी, नीट और फिर एक तरीके से जो है वो संगठन में कोई बदलाव नहीं। तो रविशंकर प्रसाद को जो अहंकार था कि कुत्ते बिल्ली का खेल है, किसी को भी खड़ा करेंगे तो वो बांकीपुर सीट से जीत जाएगा, आज आप उसके बारे में क्या कहते हो? और फिर मध्य प्रदेश का दतिया, दोनों ही सीटों के ऊपर आप जनरल कैटेगरी के जो वोटर्स हैं, आप उनकी संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगर आप आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा नीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को यूजीसी परेशान करने वाला है। तो यूजीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तो इसलिए आरक्षण वाले जो लोग हैं, जो आरक्षण हटाओ आंदोलन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अब उनको भी जो है वो इस तरीके से फैक्ट्स और डेटा पे काम करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जिसने जो आप कह सकते हो कि बोया अब वो ही काट रही है। अब विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक जो है वो लगातार अलग अलग तरीके से इसका आकलन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से गलतियां हुई है, अब ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उस अहंकार को नहीं, अब कह सकते हैं कि उस अहंकार को जो है वो नहीं पकड़ना चाहिए कि उसको कोई नहीं हरा सकता। भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, यह तो बदकिस्मती से जो है वो इस वक्त विपक्ष नकारा है। विपक्ष जो है वो काम करना ही नहीं चाहता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत दिखाई देती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक और भी बहुत है। और उसमें फिर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हम उनकी जो है वो इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो आप खुद जो है वो समझदार है, आप खुद सोचकर देखिए कि उपचुनाव में आखिर भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वो हार कैसे सकते हैं। इससे पहले भी उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के, मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को टक्कर दी और जबरदस्त तरीके से, जहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें, जहां 60% से आबादी जो है वो ज्यादा मुस्लिम हो, वहां से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीत गई। लेकिन बांकीपुर जो नितिन नवीन का जो है वो गढ़ हुआ करता था, उसी बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थक नाराज है और उसकी सिर्फ और सिर्फ दो ही वजह है, यूजीसी और दूसरा इस गंदगी के सामने झुकना। नरेंद्र मोदी का कॉकरोचों के सामने जो झुकना है वो अब जो है वो सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सही मामलों में यह सरकार जो है वो आज तक नहीं झुकी, लेकिन दो चार कीड़े मकोड़े जो है वो गंदगी लेकर मां बहन की गालियां देते हुए आ गए और सरकार ने एक तरीके से उनके सामने सरेंडर कर दिया। तो इससे जो पढ़े लिखे और जो संस्कृति संस्कार वाले जो लोग थे, आप सोचकर देखिए कि उनके ऊपर क्या असर पड़ा होगा। और इसका पहला उदाहरण मैं बता देता हूं, लगातार जो है वो टिप्पणियां चल रही है कि शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी। शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी
कॉकरोच पार्टी के सामने झुकने की वजह से छोड़ी है। और आज नहीं तो कल इसका खुलासा जो है वो हो जाएगा और सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी। अब भारतीय जनता पार्टी कब जागेगी, इस पे कब काम करेगी और कैसे करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।